ईरान के सदर आज पाकिस्तान आए और बड़ा अहम दौरा है। ये मुज़ाकरात के फ़ौरन बाद जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट का पहला दौरा है और पिछले 3-4 महीनों में भी उनका ये पहला दौरा है पाकिस्तान का। और इस दौरे की सिग्निफिकेंस अगर आप समझना चाहें तो आप देखें, पाकिस्तान की पूरी सिविल क़यादत जो थी उनको लेने के लिए वहाँ मौजूद थी। सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये तमाम लोग मौजूद थे। और लेटर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात थी ईरान के सदर की, वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। तो इस सिचुएशन को जो है वो जो लोग जिस तरह रीड कर रहे हैं, इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर एक 60 डेज़ का पीस कायम है, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को अमेरिका के क्लेम के मुताबिक खोल दिया गया है। लेबनान में अभी तक पीस नहीं हो सका, वहाँ पे मामलात ख़राब चल रहे हैं। ईरान ये कह रहा है, ईरान तो अपने परों में पानी नहीं पड़ने दे रहा, वो तो कह रहा है कि जनाब हम तो विन विन सिचुएशन में आ गए। दूसरी तरफ ट्रंप भी कह रहा है विन विन सिचुएशन में। ईरान का ये कहना है कि 12 अरब डॉलर जो है वो हमें मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट मिल चुके हुए हैं, और सैंक्शन जो हम से उतर चुकी हुई हैं। हम ऑयल अपनी मसनूआत को बेच सकते हैं। न्यूक्लियर के ऊपर कोई ऐसी इस माहदे के अंदर अभी तक बात नहीं हुई, स्टैंड स्टिल सिचुएशन है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं बरबला के न्यूक्लियर इंस्पेक्शन होगी, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट जो है, ईरान की जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने तो क्लियरली ये कहा है ईरान के स्पीकर ने कि कोई इंस्पेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये 60 दिनों में देखना ज़रूर है कि ये ईरान इस सारे प्रोसेस के अंदर, जब अमेरिका उनकी हर बात तस्लीम खम कर रहा है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है अमेरिका के अंदर, तो ईरान इसमें से कैसे निकलता है अपनी कमिटमेंट्स को लेकर। दूसरी तरफ लेबनान के अंदर एक वॉर जारी है, लेबनान की इलीगल ऑक्यूपेशन जारी है, और ईरान के पास बड़ा एक्सीलेंट पॉइंट है किसी भी माहदे को वायलेट करने का, अगर वो करना चाहें। क्योंकि उन्होंने एक तो इस माहदे के शुरू में मेमोरेंडम में लिखा हुआ था, इस्लामाबाद के मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के अंदर, कि जंग सिर्फ ईरान अमेरिका के दरमियान ख़त्म नहीं होगी बल्कि लेबनान में भी ख़त्म होगी। उसके लिए इसराइल को मनाना बहुत ज़रूरी है, और इसराइल जो है इस वक्त उसके साथ बहुत बुरी हुई है, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उनसे नाला है और वो उनके साथ उस तरह नहीं खड़े हुए। एग्रीमेंट में इसराइल को शामिल नहीं किया गया। लग ऐसे रहा है कि इसराइल एक प्रॉक्सी है अमेरिका की, उसको एक नेशन सॉवरेन स्टेट के तौर पे दुनिया ने कंसिडर ही नहीं किया, और उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका आ गया एग्रीमेंट के अंदर तो इसराइल की क्या औकात है, इसराइल की क्या हैसियत है। इसराइल ये फील कर रहा है, और मेरे ख्याल सही फील कर रहा है, क्योंकि इसराइल की वैसे भी हैसियत प्रॉक्सी ज़्यादा कुछ नहीं। अगर अमेरिका का असला ना हो, अमेरिका की पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो, तो इसराइल मेरा ख्याल से इरेज ही हो जाए, क्योंकि उसके चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और ये सारी इकट्ठी होकर इस पर अटैक करते तो पता ना चले। तो अमेरिका की शय पे ही इसराइल स्टैंड कर रहा है। इस एग्रीमेंट ने यह भी मोहर सब्त की है इसराइलीज़ के दिल में और इसराइल प्राइम मिनिस्टर के दिलो दिमाग में, कि हमें पूरी दुनिया जो है एक अमेरिकन टाउट के तौर पे देख रही है, एक अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट के तौर पे देख रही है, एक अमेरिका के पुलिस मैन जिसकी कोई औकात हैसियत ही नहीं है, जिसको इतने इंपॉर्टेंट मिडल ईस्ट के एग्रीमेंट के अंदर सिग्नेटरी बनाने का भी गवारा नहीं किया किसी ने। तो इसलिए वो अपनी जगह पे नाला है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप इस बात में नाला है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने हमेशा कामयाब इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस की, ट्रंप टावर्स कहाँ से कहाँ की, उन्होंने इकॉनमी को, अपनी ज़ाती इकॉनमी को पहुँचा दिया। अमेरिका के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने, पहली दफ़ा उनको डिसाइसिवली डिफीट जो है वो उनके मुखालिफ डेमोक्रेट्स ने नहीं दी, वो उनके मुखालिफ किसी उनके बिजनेस राइवल ने नहीं दी, वो दी है ईरान की वॉर ने, और वो दी है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू के मशवरों के ऊपर चलते हुए जो वॉर उन्होंने की, तो आज अमेरिका में उनके साथ वो हो रही है कि आज उनकी भतीजी ने जो इंटरव्यू दिया है मैरी ट्रंप ने, बल्कि उन्होंने अपने हफ्तावार न्यूज़ लेटर में लिखा है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के मतलब जो क्या सरेम के हवाले से कहा कि अमेरिकी सदर की सेहत ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ख़राब हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी जो है वो न्यूज़ लेटर लिख रही हैं, और मैरी ट्रंप उनका नाम है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के गैर मामूली रवैये और रात गए सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वो अब मंतकी नज़र आ सकते हैं, लेकिन नफसियाती तौर पर वो पस्ती की तरफ है। उन्होंने मैरी ट्रंप के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुसलसल अपने गरूर को कुचलने जैसे सदमे दो चार है। उन्हें ज़िल्लत ज़्यादा कोई चीज़ खौफज़दा नहीं करती, ज़िल्लत से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा खौफज़दा नहीं करती, और ये ज़िल्लत जो है ये नेतन्याहू ने दी है। तो झुंझलाहट अमेरिका के प्रेसिडेंट की अरूज पर है। उधर इसराइल उसका बदला कैसे ले रहा है। इसराइल अब ये चाह ये रहा है कि बताने के लिए कि हम एक सॉवरेन स्टेट है। वो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर हर जगह कह रहा है कि जनाब हम एक सॉवरेन स्टेट है, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो बदला ले रहा है इस वक्त मजलूम लोगों से, लेबनान के मजलूम लोगों से। मेरे सामने इसराइल के मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का ट्वीट है,
और इसकी ब्रुटैलिटी आप देखेंगे, आपको लगेगा कि इजराइल की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर समेत, इनके ऊपर तो बेसिकली जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए। वो ये कह रहा है इजराइल का मिनिस्टर, अभी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जिस तरह वो लेबनान के ऊपर। वो कह रहे हैं एक इजरायली माँ के हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं को रोना पड़ेगा। अमेरिका के एहतराम के बावजूद इजराइल को दुनिया पर वाज़ह कर देना चाहिए कि हमारे बच्चों के खून और शहरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इजरायली शहरी और फौजियों की तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर निजी मुलाकातों में भी यही कहा कि एक इजरायली माँ के हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं के अशक बहाने चाहिए। अब रद्द अमल जवाबी कार्रवाई के सिलसिले ख़त्म होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में मोहतात और महदूद इक़दामात से कामयाबी हासिल नहीं होगी। दहशत गर्दी को कुचलने, उसका मुकम्मल खात्मा करने, फैसला कुछ ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत है। तो जब पूरी दुनिया ने जहाँ पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया, ईरान सिग्नेटरी था, अमेरिका दूसरा सिग्नेटरी था, वहाँ इजराइल को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। उसको इजराइल को अमेरिका के प्यादे के तौर पर रखा कि अमेरिका साइन कर रहा था, अमेरिका जाने, इजराइल जाने। वहाँ इजराइल अब जो है अपने आप को एजर्ट करने के लिए कर क्या रहा है कि वो लेबनान के ऊपर चढ़ाई दर चढ़ाई कर रहा है, और इससे इस पूरे पीस का खाका और स्ट्रक्चर ख़राब होगा। क्योंकि ईरान को ये वैलिड पॉइंट मिलेगा कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा था कि हॉस्टालिटीज़ और जो फायर फाइटिंग है और जो हमले सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि लेबनान पर भी बंद होंगे, और अगर लेबनान बंद नहीं होंगे तो हम किसी माहदे के पाबंद नहीं है। यही हमें अभी फ़िलहाल इजराइल के एक्शन से यही नज़र आ रहा है कि वो इस माहदे को सैबोटैच करने के लिए इजराइल में मज़ीद बमबारी करेगा और रोज़ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ही बेरब्त गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि जनाब आपने, ओबामा ने जो ईरान डील की थी उसमें उसने $1.7 बिलियन दिया, आपने $25 बिलियन दे दिए। ओबामा ने 99% रिडक्शन की बात की थी यूरेनियम स्टॉक पाइल के अंदर। आपने जो ये जंग की है उसके बाद कोई ना एग्रीमेंट हुआ न्यूक्लियर के ऊपर ईरान के, ना वो उनका ये एग्रीमेंट हुआ कि वो कितने पे कैप करेंगे, वो स्टेटस को के अंदर है। तो अब तनकीद ये हो रही है, उस तनकीद के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब मज़ाहिया सी बात की। जब उनसे पूछा गया कि $12 बिलियन आप दे रहे हैं ईरान को, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनते हैं। मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि उन्होंने अपना इमेज बेहतर करने के लिए अमेरिका में, कि लोग ये ना कहेंगे ये तो भाई $12 बिलियन $25 बिलियन अमेरिका का प्रेसिडेंट ईरान को दे रहा है, कैसी हम खाक जंग जीते, ऐसी खाक मिलिट्री माइट के जो उसके बाद हमें इनको पैसे देने पड़े। तो उन्होंने ये किया कि लोगों को सवाल का जवाब में कहा कि जनाब ये जो हम पैसे दे रहे हैं ना, ये पैसे कंपल्शन है ईरान के ऊपर कि ईरान हमारे फार्मर से जो है वो सब्जियां खरीदेगा, हमारी मेडिसिन खरीदेगा, और हमारे फार्मर इससे ग्रो करेंगे, और ये पैसा एक्चुअली अमेरिका के पास वापस आ रहा है। ईरान ने इसके ऊपर तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ईरान पर कोई ऐसी पाबंदी शर्त आयद नहीं की गई कि वो आज़ाद होने वाले मुंजमद फंड्स सिर्फ अमरीकी ज़रिए मसनूआत खरीदने के लिए इस्तेमाल करें, हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहे करेंगे। इसी तरह जौहरी, उसके ऊपर जब जेडी वेंस ने कहा कि जनाब जौहरी उसके ऊपर तो हम जो है वो इंस्पेक्शन होगी, तो ईरान ने यह कहा है कि बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी को जंग में तबाह होने वाले जौहरी तनसीबात तक रसाई देने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। इस्माइल बकाई ने यह कहा है। ईरानी वफद के सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी से कोई मुलाकात नहीं हुई स्विट्ज़रलैंड में, हालांकि ये IAEA वाले वहाँ मौजूद थे, राफेल ग्रोसी, लेकिन ईरान ने इनसे, जिस तरह जेडी वेंस से मुलाकात नहीं की इन्होंने ओपनली मीडिया उसके अंदर, इस तरह इनसे भी नहीं की। ये सिचुएशन सारी चल रही है। ईरान एक बड़े कॉन्फिडेंट पेडेस्टल के ऊपर है, इस हद तक कि ईरान ने मुज़ाकरात में 80 मिनट के बाद उठ गए वो, और इस वाक़े के मुतल्लिक जो है वो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने ख़ुद बताया कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ क्या। ज़रा उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। मुज़ाकरात के दौरान मुझे मालूम हुआ कि ट्रंप ने हमारे सदर, मुज़ाकराती टीम और हमारी सरजमीन पर मुमकिना हमलों के हवाले से धमकी आमेज़ बयानात दिए हैं। मैंने वेंस से कहा, हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद हैं और तयशुदा मफाहमत के मुताबिक पहली शिक ये है कि कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपके सदर ने धमकी दी है। ये बात समझ लें कि हम कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करते। इसके बाद हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, इजलास छोड़ दिया और वापस नहीं आए। अमरीकी फरीक ने सालिसों के ज़रिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन हमने इनकार कर दिया। फिर कतरी और पाकिस्तानी सालिस हमारे पास आए और हमने उन्हें बताया कि हम इनसे बात करेंगे, लेकिन अमरीकी फरीक से बरह रास्त बात नहीं करेंगे। इन बातचीत और 80 मिनट पर मुश्तमिल मुज़ाकरात का नतीजा वो बयान था जो बाद में पाकिस्तानी और कतरी फरीक की जानिब से जारी किया गया।
तो जनाब उधर मुज़ाकरात हो रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत इतनी मुश्किल से दो वॉरिंग फ्रंट्स को लाई हुई थी एक पेज के, उधर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो गोलाबारी करके इन मुज़ाकरात खुद ही सैबोटेज कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान ने फिर भी इन मुज़ाकरात को बचाया। तो अब सिचुएशन ये है कि इन 60 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है पीस को, वो लेबनान पर इसराइल के हमलों से है, वो ईरान के ओवर कॉन्फिडेंस होने से है कि वो कमिटमेंट्स पूरी करेगा नहीं करेगा, या डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत से है। साजिद तारड़ साहब, आप हैं तो बाहर अमरीकी अमूर, लेकिन आप ट्रंप साहब के मुशीर भी रह चुके हैं और आपका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। मज़हर अब्बास साहब, आमिर अल-हज़रान साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो भी विज़िट हो रहा है ईरान का, मैं उसकी ईरान के प्रेसिडेंट का, मोहम्मद अली साहब, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इतनी इम्पोर्टेंस थी पाकिस्तान के लिए कि ईरान के प्रेसिडेंट ने पहला विज़िट इधर का किया? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अहम विज़िट है चार एतबार से। नंबर वन, जिस तरह आपने कहा कि देखें, जंग के बाद जो ईरान की क़यादत है उसने इन मुज़ाकरात के बहुत ही नतीजा खेज़ दौर के बाद सबसे पहले अगले ही दिन पाकिस्तान का विज़िट करना और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना कि पाकिस्तान के जो सब्र तहम्मुल से, इस्तकामत से और दिन रात की कोशिशों से ये जो प्रोसेस अब एक नतीजा खेज़ अंदाज में तब्दील हुआ है, उसका उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे शुक्र किया, अदा किया है। और ईरानी सदर का ये पहला जंग के बाद किसी गैर मुल्की दौरा है, तो ये इस बात का सबूत है। दूसरी बात कि अमूमी तौर पे आप देखें, पाकिस्तान को एक तशवीश तो ईरान के हवाले से हमेशा रही है। मैं एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके काफ़ी खुशगवार ताल्लुकात भारत से भी थे, लेकिन इन दो जंगों में जो पिछले साल के दौरान हुई हैं, भारत चूँकि खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ वहाँ पे उनका असर रसूख और गुडविल जो है वो बहुत कम हो गई है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेन है, क्योंकि आने वाले दिनों में और इस दौरे के दौरान भी मैं तवक्को करता हूँ कि इस पीस प्रोसेस के साथ साथ तीन बहुत अहम बायलैटरल मामलात पे भी बात होने की तवक्को है। एक बात जो है वो आप देखें कि जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं, जो आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं, वो बलूचिस्तान चाहे ईरान का हो या पाकिस्तान का हो, दोनों जगह दहशतगर्दी कर रहे हैं और उन दोनों को इसराइल की पुष्टपनाही हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान को अब वो मौका आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हम मिलकर एक फैसला कुन अंदाज में इन सेपरेटिस्ट से निपटें और इन भारत और इसराइल के जो प्रॉक्सी यहाँ पे सेपरेटिज्म की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ें। और एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक पॉइंट सर, ये पूछ रहा हूँ बलूचिस्तान वाला, जी कि एक अरसे तक हमें ये था कि कुलभूषण यादव भी हमें जो पकड़ा गया तो वो ईरान में भी फिरता था, तो अब तो ये ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के लिए हमने कंट्रीब्यूट किया, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से ईरानियन साइड जो है वो तो क्लियर हो जानी चाहिए एंटी पाकिस्तान रॉ एजेंट से। क्या ख्याल है आपका, और टेररिस्ट से? बिल्कुल, देखें, तीन चीज़ें बहुत अहम हैं पाकिस्तान के लिए भी लेकिन ईरान के लिए भी। इस जंग में दोस्त और दुश्मन जो हैं वो ईरानी कौम और क़यादत के सामने भी बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। जिस तरह भारत ने पुष्टपनाही की इसराइल की इस जंग में, फिर आप देखें कि जो BLA और BLF ने खैर सगाली का अपनी वेबसाइट पे बबांगे दोहल ऐलान किया इसराइल के ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, वो ईरान की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि अफ़गान तालिबान और जो इल्लीगल अफ़गान ईरान में मुकीम थे, पिछले एक साल के दौरान जिस तरह से उन्होंने मुसाद के लिए काम किया और उनकी जो टारगेट असैसिनेशन उनकी हाई लेवल की मुसाद ने की, उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया। उसके नतीजे में इन्होंने इलीगल अफगान्स को भी निकाला और अफगान तालिबान के साथ अपने पॉलिसी को भी रिव्यू किया। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान और ईरान अब आने वाले दिन में अफगानिस्तान के हवाले से भी मैं तवक्को करता हूं कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेंगे। तो मैं समझता हूं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर, आखिरी पॉइंट मेरा यह है, वो मैं समझता हूं इस जंग के नतीजे में उसको महफूज बनाने, दहशतगर्दी के कला कमा करने, और अगर वेवर्स खत्म होते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारे मफादात हैं चीप ऑयल और गैस की, वो जरूरियात मीट करने,
और सबसे इंपॉर्टेंट 93 मिलियन की अगर हमें एक एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाती है हमारे किसान को, हमारे ताजिर को और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इससे इंपॉर्टेंट एक इंसेंटिव हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मजहर साहब, आप एग्री करेंगे या वुड यू नॉट एग्री कि दोस्त दुश्मन ईरान के लिए वाजिया हो गए हैं? अब इंडिया की प्रॉक्सीज एटलीस्ट ईरान से पाकिस्तान में हमलावर नहीं होंगी और हमारे लिए ईरान के दरवाजे खुल जाएंगे। 93 मिलियन जो उनकी आबादी है उसके लिए एक्सपोर्ट मार्केट हम बनेंगे और वहाँ से भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट ये इंडिकेट कर रहा है। जी शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माजी में काफ़ी हद तक ऑल्दो कि पाकिस्तान और ईरान हमेशा से दोस्त रहे हैं, लेकिन बहुत से मामलात में कशीदगी रही है, बहुत से मामलात में अनईज़नेस रही है। लेकिन इस जंग के नतीजे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तब्दील हो सकती हैं इस रीजन में, और होपफुली ये जो 60 रोज़ हैं इसके दरमियान अगर ये MOU जो है एक प्रॉपर एकॉर्ड में तब्दील हो जाता है और वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे से एग्री की गई हैं इन प्रिंसिपल वो जो हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, प्रोवाइडेड हम अपना कार्ड्स बेहतर अंदाज में खेलें। देखिए इस वक्त जो ईरानी सदर का दौरा है वो महज इसलिए नहीं है कि वो अब पाकिस्तान आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं, लेकिन आगे मामलात कैसे चलेंगे, किस तरह चलेंगे, ख़ास तौर पे ज़ाहिर है आप मुज़ाकरात का अगर आप देखें तो पहला दौर बहुत ज़्यादा नतीजा खेज़ साबित नहीं हुआ है। इसमें बहुत सी रिजर्वेशन ख़ुद ईरान की हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स देते हैं वो अनलाइक डिप्लोमेटिक तरीक़ेकार है और उससे एकदम कोई टेंशन जो है ना बढ़ जाती है उसमें। तो बेसिकली ईरान और पाकिस्तान का इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल है कि पाकिस्तान पर इस वक्त वो सारे फरीक जो किसी ना किसी तरीके से इस जंग में इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अब तक कहीं से कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि पाकिस्तान पर अदम एतमाद किया गया हो या शुकूक व शुबात हों। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का बहुत ट्रिकी पोजीशन है पाकिस्तान की, एक तरफ ये कि ये एकॉर्ड कामयाब हो, दूसरी ये कि ईरान और गल्फ़ स्टेट्स के दरमियान जो बढ़ती हुई खलीज है वो कम हो, क्योंकि ये जो वहाँ के जो गल्फ़ स्टेट्स के बहुत से जहाँ अमेरिकन अड्डे थे वहाँ ज़ाहिर है ईरान ने अटैक किया था, तो उसकी एक टेंशन मौजूद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आगे चल के आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखें कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। उसमें चाइना भी अपना रोल प्ले कर सकता है और ईरान भी अपना रोल प्ले कर सकता है। तो देखना ये कि ये इस दौरे के नतीजे में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। ज़ाहिर है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये तो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ये बहुत अहम है कि किसी भी तरीके से ये 60 रोज़ से पहले ही चीज़ें हो जाएं तो और बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे न्यूक्लियर इंस्पेक्शन वाला मसला है जी, ईरान ने अपनी एक पोजीशन ली है, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान ने कभी भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि कोई इंटरनेशनल वो आके देखना चाहे तो देख ले, वो तो मुज़ाकरात में था जब ये जंग हुई है। तो मेरा ख्याल है ईरान की इज़ इन अ विन विन पोजीशन, लेकिन जो टेंशन है बढ़ सकती है वो ये कि कहीं ना कहीं कोई डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रेशर में ना आ जाएं, विद इन यूनाइटेड स्टेट्स किसी प्रेशर में आके या अपनी ईगो के प्रेशर में ना आ जाए, हाँ, या इजराइल कोई एडवांटेज जी या इजराइल कोई बड़ा एडवेंचर ना कर दे लबनान में, वो ब्रेकअप, क्योंकि ईरान लॉन्ग टर्म एकॉर्ड चाहता है। ईरान ये इस जंग का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। ईरान वो जो प्रॉक्सीज वगैरह की ईरान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो एक मरतबा अगर लबनान का मसला, गज़ा का मसला, ये मसले हल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ईरान विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, और उसमें पाकिस्तान का अहम तरीन रोल हो। बिल्कुल ठीक है। साजिद तारड़ साहब, आप हमारे प्रोग्रामों में पिछले कुछ हफ्तों से जो है आके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते रहे, ऑब्वियसली आपकी पार्टी रिपब्लिकन है, तो मुझे ये बताइए कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भतीजी भी कह रही हूँ कि दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो जिस तरह की इस वॉर की इम्प्लिकेशंस हुई हैं वो उनका गरूर कुचला गया, तो इस सदमे और इस जिल्लत से जो है वो दो चार है। तो अमेरिका की अवाम भी ये सर्वे दे चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद ज़हनी हालत ठीक नहीं है।
आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट होना अमेरिका का और वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा वो है खतरा है इस सारे अमन प्रोसेस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैरी ट्रंप जो है कंप्लीटली इररेलीवेंट हैं, उनसे किसी ने नहीं राय पूछी। और अभी तकरीबन विद इन 30 डेज डोनाल्ड ट्रंप साहब का डिटेल मेडिकल चेकअप हुआ है और उन्हें क्लीन बिल ऑफ उनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के जरा माजी को देखें आप। दिस इज ही इज अ बिजनेसमैन। हमेशा डील जब भी वो करते हैं उससे चंद दिन पहले वो अपना दबाव, अपना प्रेशर मैक्सिमम लेवल पर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद अपने अहदाफ को अचीव करते हैं। देखें, आज जिस तरह पहले फरमा रहे थे कि इस डील में, ओबामा डील और इस डील में फर्क क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब 12 बिलियन की बजाय, बल्कि मैं कोट करना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ ईरान ने इस चीज का कन्फेशन किया है कि अगर हमें सस्ती चीजें मिलती हैं मार्केट प्लेस में तो हम अमेरिका से लेंगे। उनकी सोयाबीन, मर्जी है। हाँ। बिल्कुल उनकी मर्जी, बिल्कुल लेंगे वो। और उसमें उसमें सबसे नहीं, बड़ी बात- आपके ट्रंप सब- तो कह रहे थे ना कि लेने ही यहीं से एग्रीमेंट हुआ, वो गलत बयान नहीं कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। नहीं, ठीक है, चल, आप लेकिन कर उसमें दीजिए। ठीक, तो उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यही चीज फेस करेंगे कि ओबामा डील में और आज की डील में क्या फर्क है। फर्क उसमें देखिए, सबसे बड़ा, इनके पास 60 डेज है। ओबामा डील को 597 दिन उसके ऊपर जो नेगोशिएशन हुई थी, एक तो लंबा अरसा। और फिर उसके बाद देखें जिस तरीके से कंटेनर्स में पैसा दिया गया, वो सारे का सारा पैसा हिजबुल्लाह, हमास और होतीज के पास गया। बल्कि आज जो कुछ भी आपने ये पिछले गजा में जो कुछ देख रहे हैं, आप जहां भी कुछ लेबनान के अंदर देख रहे हैं, उनके पीछे अगर देखा जाए तो ओबामा पीरियड की वीक फॉरेन पॉलिसी थी। दर हकीकत पूरी दुनिया ने अमेरिका की वीक ट्रेड पॉलिसी और वीक फॉरेन पॉलिसी को एंजॉय किया। जिस तरह भारत में मिसाल देता हूं, रशिया से तेल लेता रहा, वॉशिंगटन डीसी में आके लूडियां भी डालता रहा, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन चीजों को रोक रखा है। और दूसरा सबसे बड़ा अचीव जो उन्होंने किया है कि चाइना ईरान से, वेनेजुएला से सस्ता तेल ब्लैक मार्केट से लेकर अपनी इकोनॉमी को ठीक करता रहा। अब ईरान मेन स्ट्रीम में मार्केट के प्राइस के ऊपर तेल बेचेगा और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। नहीं, लेकिन तारक साहब, ये जो लेबनान का मामला है, इसमें तो इजराइल अग्रेसर है। आप हिजबुल्लाह और हमास को जो कह रहे हैं वो तो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं, वो तो एज अ रिएक्शन ऑफ इजरायली पॉलिसी आए हुए हैं। तो अब इजराइल, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका, अब इस वक्त इजराइल पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कोई नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से तो नाला नजर आ रहे हैं इजराइल से, और इजराइल नाला नजर आ रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। देखिए, मैं बिल्कुल इजराइल की बात को इंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन 7 अक्टूबर जो था वो हमास ने शुरू किया था। वो जो 1000 से ज्यादा जूइश को मर्डर किया गया था, वो बिगिनिंग वहां से थी। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको, आपने बड़ी सख्त स्टेटमेंटें दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो बीबी नेतन्याहू आज जेल में होता। उसके बाद हमारे जेडी वैंस साहब ने कहा है कि जो भी असला इसराइल इस्तेमाल करता है अमेरिकन टैक्स पेयर्स का, उसके पीछे स्वेट एंड ब्लड है। आज तो देखें ना, और सबसे बड़ा डैमेज इजराइल को जो हो चुका है, पब्लिक ओपिनियन पूरी दुनिया के अंदर चेंज हो चुकी है। बीबी नेतन्याहू आज दुनिया का नफरत ज़दा इंसान है। आज मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस चीज से। और अमेरिका भी अब सोचेगा 2 दफा। जो उनकी अपनी फिलॉसफी थी अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, आज वो हालात यहां खराब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर मौजूद है। आज मैं वो इस तरह अर्ज करना चाहूंगा, जिन सेनेटर और कांग्रेसमैन के ऊपर एपैक $127 मिलियन उन्होंने 2024 के इलेक्शन में लगाया, आज वो व्हाइट हाउस के घेरे डाल के बैठे हैं। आप देखें, मार्क लेविन जो कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आज वो कन्विंस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। आज आप देखें, टेड क्रूज है, सेनेटर कैसिडी है, सेनेटर भाई, कैनेडी आप है। इलेक्शन हारने वाले हैं। आपका ट्रंप जो है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन, उसके बाद इंपीचमेंट हो जाएगी। नहीं, Possibility एब्सोल्युटली नॉट, मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, उसमें अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप लकी है कि दूसरी साइड पर कोई पर्सनैलिटी मौजूद नहीं है, कोई उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान से वापस आकर, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल की तारक साहब, $70 के पास आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, स्ट्रॉन्ग चांसेस। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। आमिर इलियास राना साहब, इजराइल की वजह से अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस पूरे पीस प्रोसेस को। चलो, अमेरिका को कहें, हम समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं, वो चाहता है पीस, लेकिन इजराइल करने देगा पीस, लेबनान से ऑक्यूपेशन खत्म करेगा। और क्या ये एक जस्टिफिकेशन नहीं होगी ईरान के पास, जायज़ जस्टिफिकेशन, कि अगर लेबनान में पीस नहीं हो रहा तो फिर वो क्यों एग्रीमेंट्स पूरे करें न्यूक्लियर वगैरह के? जी कामरान साहब, आपने बड़ी तफसील से अपना पहले मुद्दा बयान किया और उसमें थी कि
इसराइल को दबाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है मुसलमान ममालिक की जो हकीकत है कि वो एक फ़लस्तीनी बच्चे और औरत को गज़ा से लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये हकीकत हमें समझनी चाहिए कि जितनी मुसलमान उम्मा बैठी हुई है, वो किस कैफ़ियत में है, उर्दन और मिस्र का क्या किरदार था उस वक़्त। उन्होंने कोई चीज़ ना आने दी, ना जाने दी, और जब कोई इजाज़त दी इसराइल ने तो उन्होंने ये काम किया। लिहाज़ा ये उम्मा वाला काम तो सिर्फ़ पाकिस्तान ने किया कि खलीजी ममालिक और ईरान को ठीक। आपस में नहीं लड़ने दिया। बावजूद इसराइल की तमाम कामयाबियों के, कि वो बड़ी कामयाबी से डील कर रहा था कि सबसे पहले एलएनजी प्लांट बंद हुआ कतर का, फिर सऊदी अरब पे हमला हुआ। यहाँ से हमने वाज़ेह पैगाम दिया था ईरान को भी कि हमारा डिफेंस पैक्ट है, और सऊदी अरब को कहा कि आप थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएँ, जवाब ना दें। मोहम्मद बिन सलमान ने वो बात मानी, और ठीक। उसके बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ हमारे पास ईरानी सदर आए हैं। जो प्रॉक्सीज़ की बात है ना, वो बिल्कुल ईरान की मौजूद है, इसमें कोई गुंजाइश और शक नहीं है। उसने पूरे खलीज को तंग किया है। हमें मतलब हमास ने क्या दिया? 80,000 शुहदा लेके वो जो एक हमला किया, नतीजा क्या निकला? उनके साथ कौन खड़ा था? आप मुझे बताएँ, इंडिया की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल सीधी-सीधी सी बात करनी चाहिए कि ईरान ने अभी भी चाबहार की ऑफ़र की इंडिया को। क्यों की? हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि इंडिया, ईरान जो मर्ज़ी चाहे करें, 2 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। लेकिन कोई तुक थी? जब पिछली जंग थी हमारी इंडिया के साथ, तो वो जाके मुआहदे कर रहे थे। हमने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हम कहते हैं ईरान अपनी जगह पे करे, इंडिया अपनी जगह करे। ठीक। लेकिन अब थोड़े से ऑप्टिक्स चेंज करने चाहिए ईरान को। ये मेरी राय है बतौर पाकिस्तानी, ठीक मेरे है। भी जज़्बात हैं ईरान के साथ, हम साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ उनको भी सोचना चाहिए। वो तशक्कुर के लिए आए हैं, उनकी पार्लियामेंट ने तशक्कुर की करारदाद पास की थी, अब आए हैं। लेकिन अब इसको तिजारती मैदान में बिल्कुल सही अंदाज में ढलना चाहिए। ये आनियाँ-जानियाँ जो है ना, वो हम बहुत लोगों की देख चुके हैं, हम ड्राइविंग भी कर चुके हैं। लेकिन वो काम नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का है, और अब ईरान को तो ज़रूरत है। वहाँ जो डेवलपमेंट होनी है, जो देखिए रिहैबिलिटेशन आमिर होनी है, साहब, उसमें पाकिस्तानी आमिर भाई, कंपनियों ये भी को तो था ना कि एक पहले सैंक्शंस लगी हुई थी, अब सैंक्शंस रिलीज हो रही हैं, अब गैस पाइपलाइन भी चल सकती है, अब ऑयल भी नहीं, नहीं, ईरान का मैं खरीद आ रहा हूँ, सकती मैं है। आ रहा हूँ। जी। देखें ना, अब सैंक्शंस के बावजूद हमने 6 दरवाजे तो खोले थे ना, अभी भी, जी। कि जी। भई आपके साथ तिजारत हम कर लेंगे। हम मजबूर थे, आईएमएफ की वजह से भी सैंक्शन से चीन और इंडिया तो ले रहे थे ना ईरान से तेल। ठीक। ठीक। उनके ऊपर तो अमेरिका भी नहीं बोला, ना चीन को वो रोक सकता है। इंडिया को उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ, तो वो तो हवा हमने खत्म कर दिया उसका। अब असल इश्यू ये आ रहा है कि ईरानी क़यादत को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो जो साजिद तारड़ साहब बात कर रहे हैं, उनकी इत्तला है ना कि जो पैसे भर-भर के आए, वो खर्च कहाँ हुए? उनकी एयर हम्म। डिफेंस क्यों नहीं कम हुई मजबूत? मेरा ईरान की। सवाल ये है। ठीक। हाँ, हाँ, मतलब आपके पास पैसे आए, तो आप आपने कह कहाँ रहे हैं कि किए ईरान खर्च? की प्रॉक्सीज को चले गए पैसे, वो आप ये कह रहे नहीं, हैं? नहीं, 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 उन्हें गए या नहीं गए, वो गए कहाँ? ईरान पे तो नहीं लगे। ठीक अच्छा, है। नहीं लगे, तो अब ये सोचने का काम है कि आप सारी दुनिया का ठेका लें, जैसे पाकिस्तान पे आता है उम्मा का, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफा तो किया ना। अब बिल्कुल। ये ईरान के सोचने का काम है कि आपने चीन से मदद लेनी है, आपने रशिया से मदद लेनी है, या पाकिस्तान से लेनी है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई पैक्ट है। इन सब को मुतवाज़न रखते हुए हमने कतर को भी बीच में डाला कि आप कहीं से भी चलें। अब ईरान आया है, हमारे ऊपर एक जुर्माना भी है। ईरान ने बिल्कुल चुप रखी हुई है उस पे, लेकिन जुर्माना खत्म नहीं हुआ। गैस पाइपलाइन के हमारे रेट्स हैं। ठीक है। अब वो नेगोशिएशंस होनी चाहिए, जो इस वक्त पीएम हाउस में मुलाकात जो हो रही है, बड़ी यहाँ पे भी आपने टेक्निकल आमिर भाई बड़ी कमेटियां इंटरेस्टिंग बनेगी। गुफ्तगू कर दी है, मैं 1 इस पे मिनट, जी 1 कर सेकंड, जी बस जी 1 सेकंड। प्लीज प्लीज जो बोलिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं, फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद हैं, डीजीआईएसआई वहाँ बैठे हुए हैं, इसहाक डार बैठे हुए हैं, ईरानी टीम बैठी हुई है। अब हम जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं, अब हमारी भी टेक्निकल कमेटियां एक्सपर्ट्स की बैठनी चाहिए, ईरान और बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान। हम कोई बदला नहीं मांग रहे, लेकिन होना ये चाहिए कि अब ईरान को सोचना चाहिए बड़ी कि आपने डीप इंडिया ने डीप जो बात उनके की है। बंदे मरवा दिए हैं, ठीक है। उनका रहबर मरवा दिया, वो मुसाद और राह की मुश्तरका काविश थी। कुलभूषण यादव का आपने जिक्र किया, वो मेरा तोहफा था, वो इंडिया का तोहफा था, नजरिया ईरान था। उस वक्त कोई नहीं मानता था, आज सारी दुनिया मानती है कि इंडिया सर आपका दहशतगर्दी आमिर एक्सपोर्ट भाई कर रहा है। पॉइंट आ गया। तो हमें खुल के बात करनी चाहिए बिल्कुल दोस्तों के खुल के साथ। जब आपने हम खुल के बात की अमेरिका के है, साथ बात करते हैं, और तो मैं हमें भी यहाँ चाहूंगा पे कि बात करनी आपने जो चाहिए। बात की है उसको मैं अपने दोनों साथियों के सामने, मदर अब्बास साहब, मोहम्मद अली साहब के सामने रखूं कि ये इसकी तिजारती मैदान में ढलेगा कैसे, कि सिर्फ बातचीत होकर बस ये आनियाँ जानियाँ होंगी और काम खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और साजिद तारड़ साहब ज़रूर मुझे बताएंगे कि इजराइल जो अमेरिका की प्रॉक्सी है उसे, चले इनको हमास वगैरह को कंट्रोल करने की बात भी ठीक है, लेकिन इजराइल को कौन कंट्रोल करेगा? और लेबनान से अगर इजराइल नहीं विड्रॉ करता तो पीस तो मिडिल ईस्ट में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये तारड़ साहब जरा पूछेंगे ना, क्या कितनी फंडिंग हुई हुई है? मोहम्मद अली साहब, ब्रेक से पहले आपने जो इनिशिएट किया था ना पॉइंट, उसको लेकर आमिर साहब ने बड़ी वैलिड बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये वो बातें सब ठीक है, लेकिन अब प्रैक्टिकली अमली तौर पे चाहिए कि अब ये ट्रेड, ये बिजनेस, ये ताल्लुकात ईरान जो है वो हमारे साथ प्रैक्टिकली दिखाए कि हम दोस्त हैं, भाई हैं। ये ना हो कि इंडिया के साथ भागा भागा जाए और दोस्ती वहाँ पे भी हमारे खिलाफ ना कहीं जाए, जिस तरह पहले जाती रही है।
जी देखें, चार चीज़ें मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल हैं ईरान के हवाले से और रीज़नेबल हैं कि हमारी लीडरशिप ईरान के सदर से उठाए। नंबर वन, मैं मलिया लोधी साहब का एक बड़ा तारीख़ी जुमला आपसे शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में अरब और अजम की प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती रही है और उसके में कोलैटरल डैमेज जो है वो पाकिस्तानी बनते रहे, पाकिस्तान की ज़मीन और खून यूज़ होता रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये बात उठाएं कि जो बाहर से फंडिंग होती है डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको भी हम एक तरह से ऑडिट और बैंकिंग चैनल और ट्रांसपेरेंसी के अंदर लेके आएँ, नंबर वन। नंबर टू ये कि मैंने जिस तरह कहा जो सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान, उनके खिलाफ एक कॉमन अप्रोच और पॉलिसी डिसाइड करें, क्योंकि अब ईरान के सामने भी वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल और भारत जो है वो बलूचिस्तान के सेपरेटिज्म के सपोर्टर हैं, तो हमें मिलकर इसका कलाकमा करना चाहिए। तीसरी चीज़, अफ़गान तालिबान के साथ भी हमें मिलकर एक जॉइंट पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हम उनके टेररिज्म से, देखें BLF हमारे खिलाफ भी लड़ रही है, जो तालिबान TTP है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, इसी तरह दाइश ईरान और दीगर ममालिक के खिलाफ लड़ रही है, तो ईरान को भी खदशात हैं। और चौथी बात जो इकोनॉमिक डोमेन में मैं क्विकली आपसे शेयर करता चलूं, जो हमारे फैसला साजों के लिए भी आंखें खोलने के लिए ज़रूरी है। मेरे सामने BBC की एक रिपोर्ट है और उसमें उन्होंने सोर्स कोट किया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ईरान के 5 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं सैंक्शंस के बावजूद? चीन तकरीबन $15 अरब का ट्रेड चीन हर साल ईरान से करता है। नंबर 2, इराक जो है $10.5 अरब का ट्रेड ईरान से करता है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग, UAE जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मिसाइल ईरान ने मारे हैं, उसका $7.5 अरब का बायलैटरल ट्रेड UAE के साथ है। और नंबर 4 तुर्की, उसका $7.3 बिलियन का ट्रेड तुर्की के साथ है। और सबसे दिलचस्प, इवन अफगानिस्तान जो है उसका भी पाकिस्तान से ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड ईरान के साथ है। तो कहने का मतलब है ये जो हमें सैंक्शंस का मामला है, हमने अमेरिका की बड़ी मदद की है जनाब इस मुज़ाकरात में। हमने उनको फेस सेविंग दे रहे हैं लेके, हम उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट दे रहे हैं एक बहुत एम्बैरेसिंग कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। कम से कम हमें अमेरिका से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। आखिरी बात कि सिर्फ कि कम से कम हमें जो आप बाकी एलाई तुर्की है, UAE है, इन ममालिक को वेवर दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, वो हमें भी दें ताकि हम अपनी एनर्जी की और ट्रेड की जरूरियात पूरी कर सकें। आपका पॉइंट आ गया, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक लेता हूं मैं एक। साजिद साहब, वक्त बड़ा कम है, पता नहीं आपके प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा वक्त है या नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम है। मुझे बता दीजिए कि अगर इजराइल को रोकने वाला अब अमेरिका भी तो नहीं है कि अमेरिका रोक सकता है? कहाँ क्या लेवरेज है उसका लेबनान को लेके? डेफिनेटली रोक सकता है। 3.8 बिलियन सालाना उनकी इमदाद है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है और मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे पास अहमद शरा सीरिया का ऑप्शन मौजूद है, प्लीज अपने आप को करेक्ट करें। और दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि नफ्ताली बेनेट वहां पे अक्टूबर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के उभर रहे हैं और ये चेंजेस आएंगी मेरे ख्याल में। और जो दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कई दफा कह चुके हैं कि इजराइल कैन नॉट सर्वाइव अ सिंगल डे विदाउट। नहीं, लेकिन इजराइल तो मानता नहीं इस बात को, वो कहता है हम तो सॉवरेन स्टेट है। वो तो ट्रंप को समझ ही कुछ नहीं रहा। नहीं देखें, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा। एक दिन गुजारा नहीं कर सकते वो अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयरिंग और सपोर्ट के बगैर। जिस तरह JD वैंस साहब ने कहा है, उनके हर असले, हर मिसाइल के ऊपर अमेरिकन टैक्स पेयर्स की ठाप है। मैं नहीं समझता कि इजराइल एक दिन भी सर्वाइव कर पाएगा, उन्हें मजबूरन अमेरिका की बात सुननी होगी। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट जारी है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या स्ट्रेटजिक, क्या इकनॉमिक मामला तय पाएंगे, वो आज का दिन बड़ा क्रूशल है और आइंदा आने वाले दिन भी बड़े क्रूशल है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का एक फ्रंट पे होना हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, ईरान के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है और ऑब्वियसली हमारे जो ईस्ट साइड के दुश्मन हैं उनके लिए एक बड़ी अलार्मिंग बात है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।